अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात अली कादरी और आप देख रहे हैं मिल्ली डायलॉग। आज हम हाजिर खिदमत हैं मिल्ली डायलॉग के एक नए एपिसोड के साथ में। आज हमारे लिए फिर एक बार खुशकिस्मती की बात है कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब ने हमें वक्त दिया है। सर, आपका पहले तो हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और आपकी बारगाह में इजहार तशक्कुर पेश करते हैं कि आपने दोबारा से हमें वक्त दिया। बहुत खुशी हुई दोबारा आपसे बात करने के मौके के मिलने पे। लास्ट टाइम भी बहुत हमें मुझे लगता था बड़ी हमारी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव किस्म की बात हुई थी। और जैसे आप बता रहे थे कि हिंदुस्तान में लोगों को पसंद भी आई बात। देखिए, कई लोग बात करते हैं लेकिन आपका एक अलग पोजीशन होनी चाहिए जहाँ से आप दुनिया को देखते हैं, और उसके मुताबिक आप जो भी आपकी फिर रिसर्च फाइंडिंग्स है उसकी बुनियाद पे आपको बात करनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ लास्ट टाइम भी हमारी बड़ी मुनासिब बात हुई, बिकॉज हमने जो कहना था वो भी कहा, और जो हमारे पास दलाइल थी उनकी बात बुनियाद पे बात की। तो आज भी उसी बिल्कुल। तरीके से बात होगी। जी। बिल्कुल, मैं लास्ट जो आपके साथ में गुफ्तगू हुई थी उसके बारे में मुख्तसर ये बता देना चाहता हूँ कि उसको काफ़ी पसंद किया गया, ख़ासकर तलबा और जो नौजवानों का हल्का है उसके अंदर बहुत पसंद किया गया। और उसकी इस बात की गम्माज़ी है कि जब हम आप उसको लाइव कर रहे थे फेसबुक पेज पे, तो करीब 1000 से ज़ायद लोग तो उसको कॉन्करेंट यानी लाइव देख रहे थे। ओ। और फिर बाद में फीडबैक भी हमारे लिए आया। तो चलिए। उसी सिलसिले की आज दूसरी कड़ी है जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे। मैं थोड़ा-सा 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगा, फिर उसके बाद में जी। आपके पास पूरा वक़्त है। बात ये है सर कि हम अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को देखें, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, इवन श्रीलंका और नेपाल को भी अगर हम शामिल कर लें, तो यहाँ का जो मिजाज है वो तकरीबन एक सा है। कल्चर है, खाना-पीना थोड़ा अलग-अलग है अलग-अलग हिस्सों में, लेकिन मेजरली चीज़ें तकरीबन एक जैसी हैं। 1947 का वो सानहा जिसको हम सभी नहीं भूल सकते, जब पार्टीशन हुआ और एक ऐसा दर्द दिया कि अपने लोग बिछड़े, और आज उसका हम असर अभी तक देख रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, कितना उसका असर है। एक दूसरे के लिए अदावतें, कदूरतें अभी भी मौजूद हैं। हालाँकि बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जिसमें आपकी भी एक आवाज़ है कि चाहते हैं कि एट लीस्ट पीपल टू पीपल लेवल पे एक कोशिश होनी चाहिए दोस्ती की, आपस में फ्रेंडशिप की। सर, 1947 में 2 मुल्क एक मुल्क से अलग होते हैं, एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान। फिर पाकिस्तान में भी बाद में मशरक़ी और मगरिबी पाकिस्तान 2 मुल्क बन जाते हैं, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, 71 के आसपास में। सर, अगर हम जायज़ा लें और देखें कि 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्क अलग हुए और आज करीब देखें तो हिंदुस्तान में करीब-करीब कमोबेश जमहूरियत अपने यानी उरूज पे रही, जमहूरियत चलती रही। हालाँकि कुछ एक एक 2 मर्तबा हमारे यहाँ भी ऐसा दौर आया जब जमहूरियत पर कुछ बादल छाए, लेकिन वो वक़्त और अरसा बहुत ही कम रहा और जमहूरियत ने आखिर में प्रिवेल किया और सेकुलरिज़्म, जमहूरियत जो एक ढाँचा है वो चलता रहा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे अक्सर यानी 3 मर्तबा तो ऐसा ही हुआ कि मिलिट्री ने इंटरवीन किया और मार्शल लॉ लगा। उसकी शुरुआत सबसे पहले जनरल अय्यूब साहब के दौर में हुई, फिर जनरल जिया आए, फिर आखिर में मुशर्रफ साहब, और अभी जो रजीम है जनरल आसिम मुनीर की, वो उसका एक अलग ही रूप है। उस पे हम आपसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी रजीम है, हाइब्रिड रजीम है या क्या है। तो सर, सबसे पहले मेरा तो सवाल यही है कि क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस थे जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का इतना बड़ा शुरू से गलबा रहा? ये बहुत बुनियादी सवाल है, अच्छा सवाल है। और
इसका मैंने मेरी किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं। ये जी देखें, जी। पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ऑरिजिन्स, एवोल्यूशन और कॉन्सिक्वेंसेस, 1947 2011। हिंदुस्तान में यही किताब आइडेंटिकल छपी थी इस टाइटल के जरिए। जी द पाकिस्तान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, जी ऑरिजिन्स, एवोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो लोग किताब के हवाले से ये सारा कुछ देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में इस किताब से आप पढ़ लें, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो पब्लिकेशन है वो भी शायद इंडिया में मिल जाए, लेकिन इसकी एक इंडियन एडिशन भी है जिसका टाइटल सिर्फ मुख्तलिफ है। समझ गए जी आप? जी हुआ क्या था कि जब ये पब्लिश हुई तो इंडिया में कोई वो सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं अजय शुक्ला, जिन्होंने इसके खिलाफ इतनी बकवास रिव्यू किया कि फिर मैंने कहा अगर हिंदुस्तान में इस किस्म के लोग हैं जो अ, इस किताब को अटैक कर रहे हैं तो फिर ठीक है, यही है। बाद में हमने शुक्ला के कई अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं आ रहा हूँ दिल्ली, उसको कहो ज़रा बैठ के मुझे बताए क्या प्रॉब्लम है उसका, लेकिन वो कभी फेस नहीं कर सका। कई पैगाम हमने भेजे कि मुझे तो अब याद ही नहीं मैंने वो क्यों किया, कैसे किया, इस किस्म की बातें हैं। लेकिन ये किताब, मेरा मतलब है, हिंदुस्तान में मौजूद है, ये बताना बड़ा ज़रूरी था। अब आ जाते हैं कि वाई पाकिस्तान एंड नॉट इंडिया। देखें, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के पीछे कांग्रेस बनती है 1885 में। 1920 में महात्मा गांधी आके उसको एलीट पार्टी के बजाय मैस पार्टी बना देते हैं। 4 आने एनुअल सब्सक्रिप्शन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो कांग्रेस की जो मूवमेंट है उसमें अंग्रेज़ों के साथ नॉन वायलेंट स्ट्रगल, जेलों में जाना, रेजिस्ट करना बरतानवी साम्राज्य को, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, उसकी एक पुरानी ट्रेडिशन है, ठीक है। और 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद कराची में फंडामेंटल राइट्स की डिक्लेरेशन, फिर पूना पैक्ट जो है डॉक्टर अंबेडकर, ये तीनों जो हैं आपको हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे जो बनी, ठीक है। लिहाजा मेरा मतलब है एक बहुत तैयारी थी उसमें। शायद एक कांग्रेस की तरफ से जो मेरे ख्याल से भला मानस थे, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 1931 में जब ये फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी तो कुछ माइनॉरिटीज़ ने कहा था कि ये तो इंडिविजुअल बेस्ड राइट्स हैं, तो हमारी तो रिलीजियस पर्सनल लॉ को भी अफेक्ट करेंगी। तो फिर ये कहा गया था कि इंडिया जो आज़ाद होगा तो पर्सनल लॉ को टच नहीं किया जाएगा। तो उसकी वजह से मुसलमानों की जो शरिया है, पर्सनल लॉ, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी, जबकि हिंदू लॉ को उन्होंने रिफॉर्म भी कर दिया 1955 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये स्टोरी इसलिए बताने ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में पूरा एक सोच और एक जमात जिसकी हर जगह ग्रास रूट प्रेजेंस थी, और जिन्होंने 1937 1946 के इलेक्शन को बहुत बड़े मैंडेट से जीता। तो हर किस्म की तैयारी हिंदुस्तान में थी। इसके बरक्स पाकिस्तान की डिमांड जो है, ये तो जब कांग्रेस की हुकूमतें आई 37 से 39, तो उसके ख़िलाफ़ जिन्ना साहब ने एक मुहिम शुरू की कि मुसलमान जो हैं और इस्लाम मुत्हिदा यूनाइटेड इंडिया में इनका बुरा हाल हो जाएगा, ना इस्लाम रहेगा ना मुसलमान। और उसके बाद 1940 का रेजोल्यूशन आया कि हमें उन इलाकों में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है अलग करके एक मुल्क दे दिया जाए। तो
ये होता है 1940 में। 47 तक ये मुस्लिम लीग दरअसल वहाँ की जो रीजनल पार्टीज थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, आप ये उर्दू स्पीकिंग नॉर्दर्न इंडिया को छोड़ दें, 1940 के बाद ये सारी मूवमेंट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का हिस्सा बन गई। पंजाब, फिर सिंध, एक हद तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान। इस मूवमेंट के अंदर जो रीजनल पार्टीज हुआ करती थी, उनमें से अंग्रेज़ों के इनकरेजमेंट पे लोग उन पार्टियों को छोड़ के मुस्लिम लीग में आ गए, क्योंकि कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की मदद करने से इनकार कर दिया। उन्हें यहाँ से 2.5 मिलियन सोल्जर्स रिक्रूट करने थे। तो जिन्ना साहब ने अपनी कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और बाद में हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। खैर, उसके बाद ये 1940 रेजोल्यूशन आ गया। 7 साल के अंदर अंदर फिर बड़ी वायलेंस शुरू हुई। पहले कलकत्ता में 16 अगस्त को, फिर वहाँ से ये होती हुई नोआखली, बिहार में मुसलमानों के वन साइडेडली बहुत मारे गए, फिर बॉम्बे में ये हुआ, फिर ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में होते हुए पंजाब में आके ये बहुत बड़ी स्केल पे वायलेंस शुरू हो गई। तो जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना साहब ने मुसलमानों को, हर मुख्तलिफ सेक्शन के मुसलमानों को कहा था, कुछ को कहा था कि शरिया जो है उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान चलेगा, कुछ को कहा कि तो नहीं जी हम तो एक मॉडर्न मुस्लिम स्टेट बनाएंगे। लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बन सकी। वो रीजनल पार्टी से जो लोग छोड़ के आए थे मुस्लिम लीग में, क्योंकि ये डर था कि अगर कांग्रेस आ गई तो बड़ी जिम्मेदारी का खात्मा हो जाएगा, और अगर अपनी ज़मीनें बचानी है तो आप मुस्लिम लीग के साथ आ जाए। ये 1937 के बाद हुआ। तो पाकिस्तान गया बन। जिन्ना साहब जो है वो गवर्नर जनरल बन गए, बजाय प्राइम मिनिस्टर बनने के और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के। उन्होंने गवर्नर जनरल बन के सारी पावर्स खुद प्रैक्टिकली ले ली, और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जो है वो एक तरह के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम के थे, बातें सारी जिन्ना साहब की मानी जाती थी। फिर जिन्ना साहब की डेथ हो गई 11 सितंबर 48 को, और लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया 16 अक्टूबर 1951 को। इन हालात में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी जो पुराने हिंदुस्तान के दौर में मुसलमानों की कोई नुमाइंदा लीडर हो। अब यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया, सिंधियों के अंदर धड़ेबाजी हो गई। हाँ जी, मुस्लिम लीग के कई धड़े बन गए, जीएम सैयद ऑन वन हैंड और हदायतुल्लाह हुसैन का एक और ग्रुप। हाँ जी, अयूब खोड़ू। पंजाब के अंदर दौलताना वर्सेस नवाब ममदोट। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्या पीर मानकी शरीफ वर्सेस कयूम खान। और वो जो है बलूचिस्तान, वहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन हुए नहीं थे, तो वो जो शाही जरगा वो पाकिस्तान के साथ आ गया। कुछ बलोच लीडर वो कलात स्टेट की आज़ादी चाहते थे। तो खैर पाकिस्तान गया बन, और ये जो लीडरशिप थी इसका कोई नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं था। तो लियाकत अली खान के कत्ल के बाद वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो आपकी आईएएस है हमारी तरफ, वही जो थे, उन्होंने वो बन गए पाकिस्तान के एक्चुअल रूलर। और कभी एक सियासतदान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसने कुछ उससे कोई बात नहीं बनी तो उसको निकाल के किसी और को बना दिया। इलेक्शन कोई नहीं हुए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। पहला इलेक्शन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर 1970 में हुआ। इस दौरान प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, लेकिन अगर ये ब्यूरोक्रेसी को वो पसंद नहीं थे आते तो उनको हुकूमतें इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाल के अपनी पसंद के लोग लगा देते थे। और फिर करप्शन बहुत थी। हाँ जी, पाकिस्तान में फूड क्राइसिस भी बड़ा आया और वायलेंस भी बड़ी आई।
ईस्ट पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर जो थे शाहिद अली, उनको वो हाउस के अंदर ही मार मार के तो कत्ल कर दिया गया। इधर वेस्ट पाकिस्तान में डॉक्टर खान साहब जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई, उनको भी कत्ल कर दिया गया। जो वेस्ट पाकिस्तान को एक दफ़ा वन यूनिट बना दिया गया था, 4 प्रोविंसेस को ख़त्म करके एक बना दिया गया था। तो इस किस्म की चेंजेस जो हैं ब्यूरोक्रेसी लाती रही। फिर जब जी देखा कि पाकिस्तान तो चल ही नहीं रहा, तो अयूब खान का कू हुआ। हालांकि 1954 में ब्यूरोक्रेसी ने ही अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था, लेकिन अयूब खान जो है उन्होंने कहा जी तब मैं बनूंगा अगर मैं कमांडर इन चीफ फिर भी आर्मी का रहूंगा। तो वो भी जी उनके पास पावर थी। तो जी 58 में पहला कू हुआ, और मिलिट्री जो है वो उसके पहले 3-4 साल, जब तक उन्होंने 65 की जंग हिंदुस्तान से नहीं की, कुछ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म भी हुए। मुस्लिम फैमिली लॉ जो है वो लेके आए वो, जिसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज शायद 16 साल रखा गया। और ये जो है ना आपके 3 तलाक वाली सिचुएशन को यहाँ पे तब ही चेंज कर दिया गया था कि अगर आप जी अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं तो अपनी जो उससे पहले तो इजाज़त लें। अगर जी उसको आप यानी उसको अगर आपने तलाक देना है तो वो तलाक जो है पहले बेसिक डेमोक्रेसी लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगी, और 4 महीने कोशिश होगी यानी कि इनका जो ये निकाह ना टूटे। हाँ जी, जी 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 ताकि फैमिली इफेक्ट ना हो। फिर भी जी अगर अगर ये तलाक हो और एक वो शादी करना चाहें तो उसका रिकॉर्ड हो, उससे पहले कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं था होता। जी इस किस्म के चेंजेस वो लेके आए। जी और लेकिन फिर होता ये है कि ये भी है कि शुरू में आप तो करप्शन के खिलाफ इनएफिशिएंट गवर्नमेंट की तरफ आ जाते हैं, लेकिन जब आर्मी एक दफ़ा पावर में आ जाए तो वो सारी टेम्पटेशंस उनके अंदर भी आ जाती हैं। हम्म, तो फिर वक्त के साथ अयूब खान की गवर्नमेंट भी करप्ट हो गई, इनके खिलाफ डिक्टेटरशिप का इल्ज़ाम लगा। वो सही भी था यानी। और फिर अयूब खान का फॉल हुआ तो इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि जनरल याहिया खान को जी जी बना आ दिया गए गया जी जी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने इलेक्शन करवाया तो ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग 300 में बहुत से जी 162 सीटें ले गई। तो उनका हक था हुकूमत बनाने का, लेकिन पावर तो सारी इधर थी वेस्ट पाकिस्तान में। जी उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम ये जिस बुनियाद पे ये इलेक्शन लड़ा गया है वो तो पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ है। सवाल ये है कि अगर ये यूनिटी के खिलाफ था तो पूरे 1 साल आपने क्यों इजाज़त दी कि इन 6 पॉइंट्स पे इलेक्शन कैंपेन हो सके? तब तो नहीं दी। जब उन्हें मैंडेट मिल गया तो आपने कहा ये पाकिस्तान के यूनिटी के खिलाफ है। तो वहाँ पे सिविल वॉर हुई, पाकिस्तान टूट गया, इंडिया ने इंटरवीन किया, और पाकिस्तान में फिर एक रंजिश पैदा हो गई कि हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क को तोड़ दिया है। हालांकि पाकिस्तान की अपनी सियासत की वजह से बंगाली जो है पाकिस्तान से दूर हुए, ठीक है। और कुछ देर के लिए भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने कुछ लेबर रिफॉर्म्स की एक, और लेकिन उनकी भी टक्कर हो गई आर्मी के साथ। फिर उनके खिलाफ एक इस्लामिक अपोजिशन ने कहा कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जी इस्लामिक सोशलिज़्म की बात कर रहे हैं। तो जनरल ज़िया आ गए। ज़िया ने आके कहा कि डेमोक्रेसी में कोई मतलब नहीं है अगर वो इस्लाम से क्लैश करती है, तो मैं इस्लामी निज़ाम लाना चाहता हूँ। तो वो हदूद लॉज़ ले आए, और जी उन्होंने ये ब्लास्फेमी लॉ भी ले आए, और इस किस्म की चीज़ें हुई। और 11 साल तक तो वही महल काम वो उनके पास पावर रही। फिर जी मिलिट्री क्रैश हुआ और वो मारे गए। कुछ देर के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, लेकिन अगर आप इलेक्शन बार-बार ना करें तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं इलेक्शन के उनकी कोई वक़्त नहीं होती। जी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स 2-2 साल पहले ये हुकूमत बनी बेनज़ीर भुट्टो की, फिर उसको निकाल दिया गया और मियाँ नवाज़ शरीफ आ गए। फिर 2 साल बाद
दोबारा इलेक्शन हुआ तो बेनज़ीर आ गई, 2 साल बाद उन्हें निकाल दिया करप्शन के चार्जेस पे। फिर ये आ गए अपना नवाज शरीफ, इनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगे 2 साल बाद, तो जनरल जी परवेज मुशर्रफ आ गए और जी मुशर्रफ ने फिर रूल किया। जी और वो 99 से लेके 2007 साल तक रहे, 2007। उसके बाद फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई और अ, वो सिलसिला चलता रहा। तो तब तक मिलिट्री ने जो मॉडल बनाया था कि हमने अब दोबारा मार्शल लॉ भी करना, इलेक्टेड हम्म गवर्नमेंट को हम रखेंगे, लेकिन हमारी बात चलेगी हमारी। उसको मैंने कहा कि बाय दैट टाइम द मिलिट्री हैड एक्वायर्ड वीटो पावर्स डी फैक्टो, कानूनी जी तौर जी पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, लेकिन हकीकी तौर पे सारी पावर्स मिलिट्री के पास थी, इंटरनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी पे। जी तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो रही, लेकिन जहां नवाज शरीफ का कुछ वो हुआ तो उसे निकाल दिया। अ, और ये फिर ये सिलसिला चलता रहा। और बाद में हम देखते हैं कि ये ले आए आर्मी वाले इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को। जब हम्म इमरान खान साहब ने पौने 4 साल हुकूमत की और हम्म उनकी फिर मिलिट्री से टक्कर हो गई, तो उनको वो एक इलेक्शन हुआ 2024 का, जो कि सब जानते हैं कि बिल्कुल इमरान खान की पार्टी जीत गई थी, लेकिन इतनी बड़ी धांधली हुई और इन्होंने वापस वो शहबाज शरीफ को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो निज़ाम है, इसमें सारी पावर जनरल आसिम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ले ली है। मेरी आर्गुमेंट ये है कि शुरू में पाकिस्तान भी एक बुनियाद सिविलियन हुकूमत की थी, लेकिन वो सिविलियन हुकूमत जो है वो अवाम में उनका रूट्स नहीं थे। अवामी, आप कह सकते हैं नेशनल लीडर ज़रूर थे, जन अपना मोहम्मद अली जिन्ना और जी एक हद तक नवाबजादा लियाकत अली खान। जब वो चले गए तो मुस्लिम लीग तो कोई एक ऐसी पार्टी नहीं थी जिसका कोई डिसिप्लिन हो, जिसका कोई प्रोग्राम हो। ये हर सूबे में मुख्तलिफ धड़े थे, कहते हैं हम पंजाबी में। हाँ जी, ग्रुप्स जो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। उसमें वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी आ गई, उसके बाद आर्मी आ गई। तो इंडिया के साथ कंपैरिजन इस तरह है कि इंडिया की तैयारी 1928 ऑनवर्ड जो थी और उसकी जो मैस पार्टी रूट्स थे, उसकी बुनियाद पे, और आपके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल जो प्राइम मिनिस्टर है, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी मजबूत की, बार बार इलेक्शन कराए, और इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत में आना जो है वो इंडिया की एक वैल्यू बन चुकी हुई है। जी इसके बरक्स पाकिस्तान में इलेक्शन होता है नहीं होता, एक्चुअल पावर जो है वो जीएचक्यू, जनरल हेडक्वार्टर्स मिलिट्री के जो है, भिंडी वहाँ जी पे है। ये फ़र्क है। मैंने बड़ा जी तवील आपको जवाब दे दिया। अब हाँ आप सवाल आपने पूछिए। आपने सर बहुत ही मुख्तसर में, तवील नहीं बल्कि मुख्तसर में तवील बातें कह दी। जो पूरी हिस्ट्री है 47 से लेकर के और 2025-26 तक सारी चीज़ों को आपने जी, समराइज कर दिया। आपकी बातों से सर 2-3 चीज़ें जो ब्रॉडली समझ में आती। एक तो ये कि जो मिलिट्री का या डिक्टेटरशिप की जो बीज है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के टाइम पे ही रख दी गई थी। फिर दूसरी चीज जो ये कि ब्यूरोक्रेसी ने इस मार्शल लॉ को, मिलिट्री रूल को बीच बीच में लेजिटिमाइज किया और जी, उसको, चूंकि पावर अख्तियारात इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के पास रहती थी और ये चाहते थे, तो इन्होंने फिर उसको अपने हिसाब से लेजिटिमाइज किया। एक और जो बात ये कि अब तक शायद कोई ऐसा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरा है जिसने अपनी पूरी मुद्दत पूरी की हो, जो 5 साल की होती है, कि एक टर्म पूरा जो 5 साल का होता है वो उसने पूरा किया हो। कोई ना कोई बीच में ऐसा हो गया, मिलिट्री कूप आ गया, जो 3 हुए, मेजर जनरल अयूब, जनरल यहया और फिर मुशर्रफ साहब का, और जिया साहब का, जनरल मुशर्रफ, ज़ियाउल हक। जी ज़ियाउल हक का।
सर जी। एक इम्पॉर्टेंट बात जिसने पूरे इस अगर आप देखें इस्लामिक डिस्कोर्स को बदला, वो जनरल जिया की पॉलिसीज हैं कहा जाता है, जो उन्होंने पाकिस्तान में और अफगान जिहाद के टाइम पे जो उन्होंने शुरू किया, उसने पूरे यानी सिर्फ बर्रे सगीर के मुस्लिम सियासत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो मुस्लिम डिस्कोर्स है उसको बदला। और एक नया जो सऊदी अरब से आइडियोलॉजी शुरू हुई थी वहाबिज्म की, वो हालांकि बढ़ नहीं पाई थी, लेकिन जितना 79 के बाद में उसने पूरे खित्ते को तब्दील किया। तो ये जो तीन मिलिट्री लॉ हुए, मिलिट्री जो दखलंदाजी हुई जनरल अयूब की, जनरल याह्या की, बाद में मुशर्रफ साहब की, उसको और जनरल जिया को इन आप कैसे अलग देखते हैं? क्या मेजर चीजें हैं जो जनरल जिया की थी और इन तीनों लोगों की? देखिए, ये भी कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान बन गया, मैंने पूरी बैकग्राउंड दी, लेकिन जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे काम हुआ उसमें हमेशा 2 प्रॉब्लम रहे कि जी। ये पाकिस्तान एक इस्लामिक डेमोक्रेसी होगा और पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी। लेकिन दोनों पे काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली आसान नहीं था, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और मुस्लिम लीग की जो सारी लीडरशिप है वो वेस्ट पाकिस्तान में थी। ठीक है? तो इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे सिविलियन की जो रोल है वो लॉपसाइडेड रहा। मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान की, लेकिन पावर बेस जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में। और जैसे मैंने कहा है कि मुस्लिम लीग कोई ऐसी नेशनल पार्टी ना बन सकी। जो चीज़ें पाकिस्तान में 47 के बाद आई, वो एक तो ये ब्यूरोक्रेसी थी और एक पाकिस्तान की आर्मी थी। उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है रिक्रूट जो है वो मुसलमान इलाकों से होता था। तो पहला जो कू हुआ वो अभी पाकिस्तान को वेस्टर्न अलायंसेस, मिलिट्री अलायंसेस में सिविलियन दौर के में ही शुरू हो गया था। यानी जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अमेरिका को और इनको कल्टीवेट करना शुरू कर दिया कि हम आपके साथ सोवियत कम्युनिज्म को रोकने के लिए आपका एक फ्रंट लाइन स्टेट बनने को तैयार है। ठीक है? जी। तो हमारे मिलिट्री अलायंस जो है अमेरिका के साथ हुए 1954 में और 59 में, और साथ साथ सिएटो सेंटो जो है रीजनल पैक्ट्स कम्युनिज्म के खिलाफ, उसका भी हम हिस्सा हो गए। लेकिन अयूब खान को वर्ल्ड बैंक और अमेरिका एक कामयाब कैपिटलिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे, और वर्ल्ड बैंक ने बड़ी फंडिंग दी। हिंदुस्तान की रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल था, 7.2% था, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा गया, जी। जबकि पाकिस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ 5.3% था, डबल यानी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फौज का बहुत होल्ड था, तो यहाँ पे इन्होंने 65 में जंग हिंदुस्तान से शुरू कर दी, जिसके बाद जो अमेरिका और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को मॉडल बनाना चाहते थे, उन्होंने हाथ रोक लिए और साउथ ईस्ट एशिया में वो ले गए, साउथ कोरिया के पास, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान को उन्होंने फंडिंग की कि आप क्या कामयाब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज बने। क्योंकि पाकिस्तान को अगर फंड मिलता भी है तो बजाय अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ये जंग शुरू कर देते हैं। समझ गए आप? बिल्कुल। तो अयूब खान का जो दौर था वो एक फ्यूडल पाकिस्तान की बजाय एक कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन वो रुक गया 65 के बाद। जी। और उसके बाद जनरल याह्या का तो एक पीरियड है ना, हाँ। वो आया और चला गया। वो तो बहुत उसके कम बाद कम जी, वक़्फ़ा है। जी। लेकिन आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पहली कॉन्स्टिट्यूशन 56 में बनी, हाँ, हाँ। जिसमें कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी ए मुस्लिम, और दूसरा ऑल लॉज ऑफ पाकिस्तान विल बी ब्रॉट
इनकम्पैटिबिलिटी विथ कुरान एंड सुन्ना, ये भी कहा गया कि सारे कानून जो है ना पाकिस्तान के वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक होंगे। इसके बाद अयूब खान ने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दी 1962 में, जिसमें वही शिक रखी गई कि द प्रेसिडेंट विल बी ए मुस्लिम। बजाय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इस दफ़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन के बजाय बेसिक डेमोक्रेसी के पहले 40,000 वेस्ट पाकिस्तान, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से लोग इलेक्ट होंगे और वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो इलेक्शन हुआ, जिसमें अयूब खान के मुकाबले में जिना साहब की हमशीरा थी फातिमा जिना, तो वो जनरल अयूब ने जीत लिया। लोग कहते हैं जी धांधली हुई होगी, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, धांधली अलबत्ता हुई, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन जीत लिया, और लेकिन फिर क्योंकि 65 वॉर में अयूब खान जो है इस इलेक्शन के बाद कश्मीर को आज़ाद ना करा सके, ये जंग तो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए की गई थी, तो फिर उनके खिलाफ लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल एक बेकार जनरल है, जिसने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो 2-3 साल उनके खिलाफ ये स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियंस ने वो एजिटेशन की। फिर अयूब खान ने का वो दौर ख़त्म हुआ, या आया, इलेक्शन हुआ, जैसे मैंने बताया उसको वेस्ट पाकिस्तान वालों ने माना नहीं, ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। तो भुट्टो साहब पावर में जब आए तो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उसके अंदर ज़्यादा इस्लामिक फीचर्स ले आए। उसमें एक फीचर ये था कि ना सिर्फ प्रेसिडेंट बल्कि प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो मुसलमान होंगे। तो आप कह सकते हैं कि भुट्टो के दौर में ऑलरेडी इस्लामिक फीचर्स में ज़्यादा आना शुरू हो गए। उसकी वजह यह थी कि भुट्टो पे इल्ज़ाम था कि आप सोशलिज्म ला रहे हैं, तो अपने को बचाने के लिए उन्होंने ये हथकंडे इस्तेमाल किए। जब ये हुआ जी, तो फिर 77 के इलेक्शन में अपोजिशन ने कहा कि भुट्टो ने इलेक्शन जो है वो धांधली से जीता है, तो उन्होंने एक इस्लामिक अलायंस बनाया जो भुट्टो के खिलाफ, और वो एजिटेशन शुरू हुई मार्च 1977 में, और जुलाई में जनरल ज़िया आ गए। ज़िया ने आके कहा कि मैं जमहूरियत जो है, और अगर इस्लाम में मुझे चूज़ करना है तो आई विल गो फॉर इस्लाम। तो उन्होंने फिर ये हदूद लॉज लेके आ गए जो कुरान शरीफ के अंदर है ना, पुराने लॉज, हाथ काटने के और ये छांटे मारने के और संसार करने के, इस किस्म के लॉज आ गए। और साथ में वो ब्लास्फेमी लॉ भी ले आए, सजाए मौत हो या इस किस्म की बातें शुरू हो गई। तो वहाँ से फिर आप कह सकते हैं कि इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनली शुरू हुआ। साथ ही अफ़गानिस्तान में एक कम्युनिस्ट जो है पावर में आ गए और उन्होंने सोवियत यूनियन को बुला लिया। तो अमेरिका ने, जिसके साथ ये मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान के पुराने थे, उन्होंने कहा देखो हमने जिस लिए तुम्हें तैयार किया था, अब टाइम आया काम करो पूरा। तब 79 में फिर पाकिस्तान इंटरनली भी इस्लाम करता रहा, और सारे पाकिस्तान को इन्होंने सो कॉल्ड अफगान जिहाद में इन्वॉल्व कर दिया। पाकिस्तान की फ़ौज, ISI और ये जितनी जमातें थी, जमात इस्लामी, जमीयत इस्लाम, ये देवबंदी जो हैं, और ये सूफी जितने भी हैं, ये सारे उस जिहाद के अंदर इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए। और आप देखें जिहाद जो है इस्लामी कानून के मुताबिक तो इस्लामी स्टेट्स डिक्लेयर करते हैं, ये जिहाद अमेरिकन CIA के कहने पे हुआ, सऊदी अरेबिया को इन्होंने साथ लिया। साथ क्या हुआ कि 79 में ईरान में एक इनकलाब आ गया इस्लामी, और ईरानियों ने वो इनकलाब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बाकी मुस्लिम ममालिक में, जिसकी वजह से फिर वहाबियों ने उसका टक्कर के ने अपनी फंडामेंटलिज्म, 2 फंडामेंटलिज्म आई, शिया फंडामेंटलिज्म वर्सेस वहाबी फंडामेंटलिज्म, और दोनों ने पाकिस्तान में अपने अपने धड़ों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान में 2-3 साल तक बड़ी टेररिज्म हुई, शिया वर्सेस सुन्नी। बिल्कुल। हाँ जी,
जिसमें ज़ाहिर है सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क है तो उनका अपर हैंड था, लेकिन कई सौ शिया मारे गए, कई सौ सुन्नी भी मारे गए, ज़्यादा शिया मारे गए। जी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये जुनूनियत जो है फंडामेंटलिज्म की, वो बेकाबू हो गई, और जो रियासत है उसको समझ आ गई कि जब भी कोई हमारे खिलाफ बात करे तो आप इन मौलवियों को ले आए, जी। तो एक्सट्रीमिज्म आ गई। और जी। वो एक्सट्रीमिज्म जो है पाकिस्तान के गले में एक वो फांसी का फंदा सा बन के रह गई, जिसके हम्म। साथ पाकिस्तानी स्टेट को समझ नहीं आती वो क्या करते हैं, क्या हम्म। करें। फिलहाल जी। तो उन्होंने ये लबैक वालों को बुरी तरह क्रश किया है, हम्म। लेकिन जनरल ये जो फील्ड मार्शल मुनीर है, और ये मुझे लगता है फिर भी इस्लामिस्ट सोच ही लेके ये आए हैं पाकिस्तान में, तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। ठीक है। जी सर, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। हम दो छोटे छोटे सवाल आपसे और ले लेंगे आखिर में। जी एक तो ये सर कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की एक जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन रही है इंडिया के हवाले से, जी इंडिया सेंट्रिक रही है, उसने जी किस तरीके से पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे असर डाला है, इस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आप जो है रोशनी डालिए। जी जी, पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो है वो मेन थ्रेट उनका इंडिया था, और एक हद तक अफगानिस्तान था, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो वाहिद मुल्क जिन्होंने पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप के खिलाफ वोट दिया वो अफगानिस्तान का था, क्योंकि वो क्लेम करते थे कि ये अटक तक पेशावर से लेके अटक तक ये अफगान स्टेट का हिस्सा है, जो अंग्रेज़ों ने 1893 में वो उनसे ले लिया था, ये वापस मिलना चाहिए। ठीक है। फिर एक पख्तूनिस्तान मूवमेंट भी आई थी 1947 में, तो ये एक प्रॉब्लम था पाकिस्तान का कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन, अलबत्ता 65 वॉर में जब जंग हुई तो अब कहा जा, वो हमारे एयर मार्शल असगर खान की किताब है कि हमने कहा है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जो हमारी 4 जंगें हुई उसमें से 3 तो पाकिस्तान ने शुरू की। जी, तो बिल्कुल। ये कहना कि हिंदुस्तान हमारी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, उसमें एक जंग जो है 71 वाली में तो आप कह सकते हैं कि इंडिया ने इंटरवीन किया और पाकिस्तान टूट गया। ये आप अगर चाहें तो ये आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन 65 में हमने शुरू किया, जी, 47-48 में हमने मिलिट्री को आर्म भेजा। भेस में, और वो ट्राइबल भेज के कश्मीर की जंग हुई, वो भी पाकिस्तान का इनिशिएटिव था। फिर हम कारगिल के अंदर देखते हैं कि वाजपेयी साहब आ गए और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम जंग नहीं करेंगे, पुरअमन तरीके से सारे मसले हल होंगे, तो हमारी आर्मी ने कारगिल कर दिया। और जी। ये भी कहना चाहिए कि शुरू में कम से कम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान एक शादी में इनके घर आए नवाज शरीफ। मेहमान बन के, नवाज शरीफ के, तो उसके बाद पठानकोट हो गया। उसके बाद बीजेपी की हुकूमत ने भी एक वो क्या कहते हैं एंटी पाकिस्तान स्टैंड जो है उसको अपनी लोकल सियासत की बुनियाद बना ली। तो जी। पाकिस्तान का ये जो डॉक्ट्रिन है ना इंडिया वाला, उसमें जंगें तो ज़्यादा पाकिस्तान ने शुरू की हैं, कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग होती है अपने वेस्टर्न बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए। मेन उनका प्रॉब्लम तो है चाइना है, लेकिन पाकिस्तान भी तो है ना, दोनों न्यूक्लियर पावर्स है। लेकिन पाकिस्तान की तो सारी डेवलपमेंटल जो इंट वो है वो ज़ीरो हो चुकी हैं। हेल्थ जी। में, एजुकेशन में सबसे कम स्पेंडिंग पाकिस्तान की है। सारा कुछ जो है वो डिफेंस पे चला जाता है। तो बिल्कुल। पाकिस्तान का ये जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, जी। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि जी। अगर आप एक बात को कह दें कि यही है तो फिर आप उस पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं, और यही हुआ। आखिरी आखिरी सवाल सर, कि अभी जी जो मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उसको आप जी। क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी है, हाइब्रिड रिजीम है, या समथिंग एल्स? क्या उसको तस्वीर देना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने कहा ये तो पाकिस्तान की गैरजन स्टेट है,
जो हम्म। 2007 तक तो मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई, मार्शल लॉ, हम्म। डिक्टेटरशिप, सारा कुछ आया। उसके बाद जी। उन्होंने भी ये सबक सीख लिया कि भाई हम्म। सिविलियंस को आने दो, लेकिन जहां पे वो हमें अपोज करेंगे उनकी छुट्टी करा के हम अपनी पसंद की हुकूमत ले आएंगे। तो इसे लोग हाइब्रिड एक रजीम भी कहते हैं, जी। यानी कि सिविलियन एक फ्रंट भी है लेकिन एक्चुअल पावर मिलिट्री जीएचक्यू के हाथ। हेडक्वार्टर के पास है। जी तो जी आप जी। इसको अगर हाइब्रिड कहना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गैरिसन स्टेट। जो स्ट्रक्चर है ना वो गैरिजन स्टेट का है। जी। और गैरिजन स्टेट की बनती इसी पे है कि हमारी एग्जिस्टेंस को कोई एक्सटर्नल पावर ख़त्म करना चाहती है। तो ये तो हम्म। 47 में जब पाकिस्तान बन गया तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो 14 अगस्त 1948 को आखिरी रिकॉर्डेड बयान है, वो तो यही है कि इस एक साल में पाकिस्तान कायम रहा है और पाकिस्तान के दुश्मन पूरी कोशिश करते रहे हैं कि पाकिस्तान फेल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो ये तो डॉक्ट्रिन पहले दिन से है ना कि जी हिंदुस्तान ने कभी हमें कबूल नहीं किया। जी। और उस डॉक्ट्रिन को मजबूती मिल गई 19 जब पाकिस्तान टूट गया, टूट गया। 19 सेवन क्या 71 में। 71। और फिर वो उसकी बुनियाद पे फिर जो है ये हाइब्रिड रजीम आप कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शुरू से ही सिविलियन सुप्रेमेसी की बुनियाद बहुत कमज़ोर थी, और ब्यूरोक्रेसी और आर्मी ही थे जिनके पास एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थी। जी उन्होंने ही पाकिस्तान को चलाने के लिए फिर आगे आए, और आज तक बेसिक पावर जो है वो जीएचक्यू में है। और फ्रंट पे अगर कोई हुकूमत आती है तो उसको जीएचक्यू के जो जनरल कहते हैं उसको मानना पड़ता है, अगर वो नहीं मानते तो उनकी वो छुट्टी करा देते हैं। इतना फर्क जी। है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही अच्छी और मीनिंगफुल गुफ्तगू रही। इसी के साथ हम आपका और अपने नाजरीन से भी इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।